तो आज हम लोग मैथमेटिकल टूल जो कि फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग आज चालू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिकल टूल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फिजिक्स बिना मैथ्स के चलता नहीं है। अगर आपको फिजिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल बनाना है तो उधर मैथ्स चाहिए ही चाहिए। तो आपने एक डेफिनेशन लिखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला विच आर यूज्ड in physics for solving certain numerical problems are called as mathematical tools। तो ये हमने लिखा था, उसके अंदर कुछ mathematical tools के नाम हमने लिखे थे। ध्यान है क्या क्या नाम लिखा था? ध्यान है तो बताइए। पहला क्या बताया था? पहला हमने पढ़ा था फंक्शंस। पहला हमने पढ़ा था फंक्शंस, तो पढ़ेंगे एक एक करके। दूसरा क्या है? दूसरा है ट्रिगोनोमेट्री। तीसरा डिफरेंशिएशन। अब एज सच डिफरेंशिएशन जो है ये तो क्लास कहाँ पढ़ते हैं? ये कहाँ पढ़ते हैं? क्लास 12th में। लेकिन इस साल तो हम लोग को बहुत सारा ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे डिफरेंशिएशन का काम आएगा। यहाँ पे बहुत सारा ऐसा है जहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन का काम आएगा। तो वो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जिसका हमको काम आने वाला है उतना ही, पूरा दुनिया नहीं पढ़ा दूंगा मैथ्स का, बस उतना ही जितना हम लोग के काम आने वाला है उसको ही हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन, और क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और लास्ट क्या लिखा था? लास्ट क्या है? वेक्टर अलजेब्रा। सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर अलजेब्रा। ये इतना टॉपिक हम लोगों को क्या करना है, अभी मैथमेटिकल टूल में पढ़ना है। इसके अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है? फंक्शंस। तो हेडिंग डालिए फंक्शन। फंक्शन क्या है, फंक्शन किसे कहते हैं, उसको हम लोग चेक कर दें। अभी मैं ना डस्टर ढूंढ रहा था, पता है कि मिटेगा कैसे। खैर चलिए, अभी सबसे पहला क्या है? फंक्शन है। तो हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं फंक्शन। राइट, व्हाट इज फंक्शन? सबसे पहले फंक्शन क्या है उसको लिखिए। राइट, फंक्शन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल क्वांटिटीज। फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल क्वांटिटीज। फंक्शन इज द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू वेरिएबल क्वांटिटीज such that for every variable quantity function is a relationship between any two variable quantities. Function is the relationship between any two variable quantities such that for every input there is a unique output. For every input there is a unique output. जैसे y इज इक्वल टू वॉट? fx। y क्या है? fx के बराबर है। अब ये जो हमारा y है जिसको हम fx के बराबर बोल रहे हैं, ये है क्या? ये है कि जो अपना y है वो फंक्शन ऑफ क्या है? x है। जैसे जैसे x की वैल्यू आप चेंज करते जाएंगे वैसे वैसे y जो आउटपुट आपको देने वाला है वो भी क्या होता जाएगा? चेंज करता जाएगा। इसके ऊपर एक एग्जाम्पल देंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। लिखिए, ये लिखा y इज इक्वल टू fx। इसके नीचे लिखिए डोमेन। इसके नीचे लिखिए डोमेन। डोमेन और रेंज बोल के दो चीजें होती है जो हमें क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। तो आप लिखिए डोमेन। द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, द डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज द सेट ऑफ इट्स ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। लिखिए, the domain of a function is the set of its possible input values for which the function is defined। सारे वो वैल्यूज जिस पे फंक्शन हमारा क्या है? डिफाइंड है। जिस पे फंक्शन हमारा क्या है? डिफाइंड है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, f of x इज इक्वल टू, एग्जाम्पल मान लीजिए लिखा है 2x + 3।
अब ये जो x की यहां हम क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं, अगर मान लीजिए मैं ये कह दूं कि x बिलोंग्स टू ओनली नेचुरल नंबर है, तो x का क्या वैल्यू ले सकते हैं, मिनिमम वैल्यू क्या होगा, आपको 1 से स्टार्ट करना होगा क्योंकि नेचुरल नंबर क्या होगा 1। लेकिन अगर मैं कह दूं कि नहीं x क्या है, x बिलोंग्स टू होल नंबर है, x बिलोंग्स टू होल नंबर बोला तो अभी इसमें 0 भी डाल सकते हैं। इसी तरह अगर मैं कह दूं नहीं x बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो अब यहां पे आप क्या डाल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी डाल सकते हैं और नेगेटिव नंबर। तो इनके जो सारे वैल्यूज हैं, जैसे नेचुरल नंबर बोला तो x की जगह क्या क्या डाल सकते हैं, 1 से लेके पूरा इंफिनिटी तक का वैल्यू डाल सकते हैं। इसी तरह जब x इज इक्वल टू, मैं x बिलोंग्स टू क्या बोल रहा हूं, होल नंबर बोल रहा हूं, तो 0 से लेके इंफिनिटी तक का सारा वैल्यू x क्या क्या वैल्यू जो आ रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। दैट इज ओनली कॉल्ड एज डोमेन। अब इस x का कोई भी वैल्यू, मान लीजिए मैं थोड़ी देर के मान रहा हूं कि x जो है वो क्या है, इंटीजर है, तो आप f ऑफ -1 निकाल सकते हैं, f ऑफ 2 निकाल सकते हैं। f ऑफ -1 डाला मतलब x की जगह क्या पुट कर देना है, -1 डाल दीजिए, सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है, और x की जगह आप 2 डाल दीजिए, सॉल्व करके बताइए कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करिएगा तो मेरे ख्याल से कितना आएगा, और इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 1। तो अभी आपको ये समझ में आया कि ये जो वैल्यू ऑफ x जो डिफाइन कर रहा है उस पर्टिकुलर फंक्शन को, x की वैल्यूज को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। तो ये लिख लीजिए, इसके नीचे एक दो एग्जांपल लिख लीजिए। तो अगर मैं ये बोलूंगा तो डोमेन क्या है, -1, ये बोलूंगा तो डोमेन क्या है 2। x की कोई भी वैल्यू इसकी क्या कहलाती है, डोमेन कहलाती है। डन, आगे बढ़े, लिखिए आगे लिखिए, रेंज। रेंज इज द सेट ऑफ, रेंज इज द सेट ऑफ, रेंज इज द सेट ऑफ। अब अगला क्या है, रेंज है। अगला क्या है, रेंज है। रेंज किसे कहते हैं, ये सेट ऑफ ऑल दी वैल्यूज जो मुझे आउटपुट के फॉर्म में मिला है, सेट ऑफ ऑल दी वैल्यूज विच वी हैव गॉट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। तो लिखिए, रेंज इज द सेट ऑफ द आउटपुट वैल्यूज, रेंज इज द सेट ऑफ द आउटपुट वैल्यूज फॉर विच the function f of x is satisfied, the function f of x is satisfied। आपने अभी थोड़ी देर पहले जब इसको सॉल्व किया तो जो आपका फंक्शन था f of x वो क्या था, फंक्शन f of x क्या था, f of x एक फंक्शन था जिसको हमने कहा था 2x + 3। इसी को कई बार हम लोग ना y इज इक्वल टू 2x + 3 भी लिखते हैं। तो ऑल वैल्यूज ऑफ y विल गिव यू व्हाट, विल गिव यू द वैल्यू ऑफ, ये आपको क्या देगा, वैल्यू ऑफ रेंज देगा। ये लॉजिक क्लियर है, ये सारी वैल्यूज आपको क्या देंगी, रेंज देंगी। तो अभी ये -1, ये 1 और 7 जो आया है ये क्या है, ये इस फंक्शन का क्या है, रेंज है, जो हमें आउटपुट में मिला आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, जो हमें आउटपुट में मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। गॉट इट। तो अभी अगर किसी भी फंक्शन का आपको रेंज और डोमेन निकालने बोले तो आप निकाल सकते हैं। डोमेन ज्यादातर केस में दिया रहता है, आपकी क्या पूछता है, रेंज पूछता है, और अगर रेंज दे देगा तो आपसे क्या पूछेगा, डोमेन पूछेगा। राइट, ये एग्जाम्पल के फॉर्म में आपने लिख लिया। यानी अगर इसको समझा जाए एक मोटे मोटे तौर पर तो आप कह सकते हैं कि जो कुछ भी हम, ये मान लीजिए एक फंक्शन है, ये क्या है, फंक्शन है, इधर से आप क्या देते हो, इनपुट देते हो, और इस साइड से आपको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। तो ये जो इनपुट आपने दिया है ये क्या है, दिस इनपुट इज एक्चुअली, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं, और जो इधर से हमें वापस मिला उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, रेंज कहते हैं। ये y की सारी वैल्यूज हैं और ये x की सारी वैल्यूज। तो इन टोटो आप इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि रेंज और डोमेन क्या है। ये समझ में आया, लॉजिक क्लियर है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। हमने जो एक फंक्शन अभी लिया था थोड़ी देर पहले, क्या लिया था, f of x इज इक्वल टू 2x + 3। जब आपने x की वैल्यू यहां पे क्या ले ली, 2 ले ली,
तो जैसे आपने यहाँ x की वैल्यू 2 ली है तो 2 इंटू 2 प्लस 3 आपको आंसर क्या मिला 7, दैट इज f ऑफ 2 आपको क्या मिल गया 7 मिल गया। तो इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं फॉर द वैल्यू ऑफ 2 द वैल्यू इज फॉर द वैल्यू ऑफ 2 द वैल्यू इज, यानी जब x की वैल्यू आपने 2 ली तो आपको आंसर क्या मिला 7 मिला। तो ये कोऑर्डिनेट भी वहां पे आपको बनता है। अब ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको अलग अलग तरीके से किया जाता है, दैट इज कई बार आप देखिएगा, आप कई बार ऐसे ये ब्रैकेट लेते हैं, कई बार आप ये ब्रैकेट लेते हैं, कई बार आप ये ब्रैकेट लेते हैं और कई बार आप ये ब्रैकेट लेते हैं। इन सारे ब्रैकेट्स का क्या मतलब है मेरे ख्याल से आपको पहले से पता है। क्या पता है इसका क्या मतलब है? बोथ द वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड, बोथ द वैल्यूज आर नॉट इंक्लूडेड। इसका क्या मतलब है? दिस एंड इज इंक्लूडेड बट दैट एंड इज नॉट इंक्लूडेड। इसका क्या मतलब है? दिस एंड इज नॉट इंक्लूडेड बट दिस एंड इज इंक्लूडेड। और इसका क्या मतलब है? बोथ द एंड्स आर इंक्लूडेड। लॉजिक क्लियर है? दोनों एंड यहां पर क्या है? इंक्लूडेड है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि किसको हम लोग क्या कहते हैं। डन? नोट डाल के एक बात लिखिए, राइट? लिखा जाए, इफ x belongs to 2,5, if x belongs to 2,5, it means that putting the values of x between 2 and 5, including 2 and 5 also, अगर दोनों तरफ से कैसा ब्रैकेट बना हुआ है? बड़ी ब्रैकेट बनी हुई है। इसका क्या मतलब है कि आप यहां पे क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं? x क्या है? x इज अ सेट ऑफ 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा और 5 भी होगा। लेकिन अगर यहीं पे ये मेरा केस 1 है, अगर मैं इसी की जगह पर ऐसा लिख दूं x बिलोंग्स टू 2,5, इसका क्या मतलब है? यहां पे x क्या होगा? x बिलोंग्स टू 3, 4, 5। ये लॉजिक है बिकॉज यहां पे आपने कौन सा ब्रैकेट डाला है? स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट मतलब नॉट इंक्लूडेड। अच्छा, इसका केस 3 भी हो सकता है। केस 3 क्या होगा? जब आप केस 3 की तरफ देखेंगे तो कह रहा है, मान लीजिए x बिलोंग्स टू, यहां पे आपने डाला है, मैं ऐसा लिख देता हूं 2,5। इसका क्या मतलब है? x बिलोंग्स टू 2 इंक्लूडेड होगा, 3 होगा, 4 होगा, बट 5 नहीं होगा। और चौथा और आखिरी केस है जहां पे आप ये लिखते हैं कि x बिलोंग्स टू, दोनों में से कोई नहीं, 2,5। तो यहां x बिलोंग्स टू व्हाट? सबसेट। 2 भी नहीं होगा, 3 और 4 ही सिर्फ इसके क्या होंगे? सेट होंगे। ये लॉजिक क्लियर है? ये दोनों अगर स्मॉल ब्रैकेट है मतलब बोथ आर नॉट इंक्लूडेड, दोनों अगर बड़ी ब्रैकेट है मींस बोथ आर इंक्लूडेड। जिधर स्मॉल ब्रैकेट है वो इंक्लूडेड नहीं है, जिधर बड़ी ब्रैकेट है उधर इंक्लूडेड है। तो ये चारों को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए ताकि आपको लॉजिक क्लियर रहे कि मैं क्या कहना चाहता था। डन? तो इसको और स्टेटमेंट में नहीं लिखवा रहे, चारों को समझ में आ गया ना? तो इसलिए स्टेटमेंट में नहीं लिखवा रहे, सिंपली आप इसको क्या कीजिए, कॉपी कर लीजिए। स्टेटमेंट में नहीं लिखवा रहा, इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोगों को सेकेंड चीज जो देखनी है फंक्शंस के अंदर, दैट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हेडिंग डालिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। बढ़े आगे, बढ़ूं आगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है देखिए ध्यान से। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पूरे के पूरे केमिस्ट्री में भी और फिजिक्स में भी
आपको ये कई जगह काम में आता है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना, अलग अलग फॉर्मेट्स में इसके स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन लिखे जाते हैं। उस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को लिखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कभी आपने, ये तो क्लास 10th में आपने पढ़ा भी होगा, डिस्टेंस फार्मूला पढ़े थे। डिस्टेंस फार्मूला, मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है x1, y1, एक और कोऑर्डिनेट है उसका वैल्यू है x2, y2। तो यहाँ से यहाँ की दूरी, मान लीजिए अगर कोई लाइन यहाँ से यहाँ खींची गई है तो उसकी दूरी अगर आपसे कोई पूछ रहा है, इसको अगर मैं d बोलता हूँ तो फॉर्मूला ध्यान है, d का क्या फॉर्मूला पढ़े थे आप लोग? d का क्या फॉर्मूला पढ़े थे? d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पढ़े थे? ये पढ़े थे। इसका डेरिवेशन ध्यान है कैसे आया था? हम लोगों ने क्या किया था, इसको ऐसे करके जोड़ लिया था। तो ये क्या कोऑर्डिनेट होगा? दिस विल बी y1, दिस विल बी x1। इसको भी ऐसे करके डाले थे। ये क्या हुआ था? ये हो गया था x2, और इसके करस्पॉन्डिंगली जो y कोऑर्डिनेट था वो क्या हो गया था? y2। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल बना, यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना। ये क्या है? दिस इज एंगल थीटा। यहाँ पे ये क्या है? एंगल थीटा है। हम लोग को ये क्या निकालना है? ये हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कैन बी रिटन एज, ये अगर आपका परपेंडिकुलर है, दिस इज योर परपेंडिकुलर, जिसको मैं पी स्क्वायर बोलता हूँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी? बी स्क्वायर हो जाएगी। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट किसके बराबर होगा? डी के बराबर। यही डिस्टेंस आपने लिखा है। अब मुझे बताइए पी स्क्वायर क्या होगा? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या लिखा हुआ? हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट, दिस इज बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। लॉजिक याद है कैसे किए थे? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। किसी भी एक लाइन का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये फॉर्मूला आपको क्या होना चाहिए? ध्यान होना चाहिए। दिस इज द फॉर्मूला विच यू नीड टू नो। डन? क्लियर? ये हम लोग बचपन में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें पता नहीं है। बढ़े आगे। अब हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब हम लोग देखेंगे, चूंकि पहले डिस्टेंस निकल गया, दो कोऑर्डिनेट पता रहता है तो हम लोग डिस्टेंस आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आप जानते भी होंगे। क्या जानते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में? हाँ बोलिए बाबू, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या जानते हैं? नहीं जानते? अरे कितनी बार सुना है मेरे मुझे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नहीं सुने? क्लास 10th में जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे बताया था ना, v इज इक्वल टू आई आर। तो जब ग्राफ बनाते हैं वोल्टेज वर्सेस करंट के बीच में, नहीं बताते? वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ बनाते, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो कैसा बनता है? y इज इक्वल टू एम एक्स से ही तो बनता है। अरे भूल गए क्या? अभी रिजल्ट नहीं आया है। अरे रिजल्ट नहीं आया है। चांसेस आर देयर कि कुछ लोगों को पुनः एक बार है किसी का ऐसा कि एक बार और देना पड़े? नहीं ना, मतलब जो पढ़ गए, जो क्लास पढ़ लेते हैं वो भूल जाते हैं। इज इट? नाम क्या है? वो कह रही क्यों नाम तो नहीं भूल रहे? फिर ये कैसे भूल गए? पिछले साल ही पढ़े। पिछले साल क्या 6 महीना पहले पढ़े, क्यों भूल जाते? लिखिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन? ये है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वेर y इज वॉट? y इज y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x इज वॉट? x कोऑर्डिनेट, c is what? Intercept. c is what? Intercept. And m is slope. m is slope. slope is equal to क्या होता है? tan थीटा होता है। slope किसके बराबर? tan थीटा के बराबर। tan थीटा is equal to what?
P बाई बी को अगर मैं ऊपर जो हमने स्ट्रेट लाइन का एक ये डाला था, यहाँ पे अगर मैं tan थीटा लिखूँ, यहाँ पे अगर मैं tan थीटा लिखूँ तो tan थीटा क्या लिखेंगे? P बाई बी ही लिखेंगे, और P बाई बी कैन बी रिटन एज चेंज इन y बाई चेंज इन x और नॉट, चेंज इन y बाई चेंज इन x, और चेंज इन y बाई चेंज इन x को अगली लाइन पर क्या लिख सकते हैं? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? देखिए ठीक से। तो स्लोप भी कैसे निकालते हैं, पता चल गया? स्लोप कैसे निकालते हैं? tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का, तो उसका स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं? क्लियर? तो लिख लीजिए इसको, ये लिख लीजिए, राइट दिस। तो यहां पे मैं डायरेक्टली ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं जो हमने वहां से लिखा था, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यह क्या होता है? ये आपका स्लोप है। स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x, और डेल्टा y बाई डेल्टा x क्या है? चेंज इन y। चेंज इन y मतलब y कोऑर्डिनेट में कितने का चेंज आया, और चेंज इन x मतलब x कोऑर्डिनेट में कितने का चेंज आया, जो कि हमने ऊपर ग्राफ में देखा भी है, जो कि हमने ग्राफ में ऊपर देखा भी है। ये देखिए आपका ग्राफ में यहाँ दिखाई दे रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? बड़े आगे। ये बना लिया सबने? ये बनाए नहीं बनाए? जल्दी बनाइए। अरे बना नहीं रहे, जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। तो ये एक जनरल इक्वेशन है जो हम लोग कहते हैं। एक तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला? एक तो डिस्टेंस का फॉर्मूला, किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो कोऑर्डिनेट अगर दिए हों तो मैं डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, क्लास 10th में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं। ये एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो जो आपको पता होनी चाहिए वो क्या है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू वॉट? एम एक्स प्लस सी, वेर y इज y कोऑर्डिनेट, x इज x कोऑर्डिनेट, c इज इंटरसेप्ट एंड m इज स्लोप। तो ये आपका जल्दी जल्दी इसको बनाइए विदाउट वेस्टिंग टाइम। डन? बनाइए। बना लिए? ऊपर कर दूं? जल्दी जल्दी बनाइए। डन? हेडिंग डालिए। वैसे ये सेव होके भी मिल जाता है, मतलब ये सेव होके भी हम लोग दे सकते हैं, नहीं कि हम लोग क्या ना ऑप्शन है ना, इसको सेव करके फिर आप भेजा जा सकता है ग्रुप में पीडीएफ बना के, एक ऑप्शन है। खैर एनीवेज लिख लीजिए, देखते हैं आज इसको भी डाल के देखते हैं, चेक करके अगर संभव होगा तो आज वो भी भेज भी देते हैं। देखिए आगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इसके अंदर हम लोगों ने 3-4 फॉर्मेट पढ़ना है। पहला लिखिए स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म। पहला लिखिए स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म, स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म। ये फर्स्ट टाइप का इक्वेशन है, स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म। व्हाट इज स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म? आपको क्या पता रहेगा? आपको स्लोप पता रहेगा और एक कोऑर्डिनेट पता रहेगा। तो देखा जाएगा डायग्राम में, तो कुछ ऐसा डायग्राम मैं बना रहा हूं जहां पर आपको ये एक लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका एक कोऑर्डिनेट, सपोज ये कोऑर्डिनेट आपको पता है x1, y1 है, और इसका स्लोप जो कि m होता है वो आपको पता है। तो आप इसका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखेंगे? तो कैसे लिखेंगे? y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 विल बी योर
इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हेन यू नो व्हाट, व्हेन यू नो दी वन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एंड दी स्लोप। डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख दीजिए। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट है ना, तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ही फॉर्मेट बन जाएगा। आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, पर आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला लिख लीजिए जहाँ पे y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम दैट इज स्लोप x माइनस x1। ये आपका क्या बन गया, स्लोप एंड पॉइंट फॉर्म। ये पहला टाइप का इक्वेशन। लिखिए जल्दी। नहीं ये समझना नहीं, ये फॉर्मूला अभी क्वेश्चन करा रहे हैं इसके ऊपर, पहले ये लिख तो लीजिए। लिख लिए, ये बना लिए, क्वेश्चन लिखिए। राइट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। इफ x comma y is, if x comma y is 5 comma 3 and the slope is 1, the slope is 1 that is m is equal to 1। m1 कब होता है पता है, स्लोप 1 कब होता है, tan थीटा कितना हो जाए, स्लोप 1 कब होगा, जब tan थीटा कितना हो जाए, ये थीटा है, tan थीटा जब किसके बराबर हो, 1 के बराबर। tan थीटा 1 के बराबर तब होता है जब tan 45 हो, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ये लॉजिक क्लियर है ना। अगर स्लोप दिया है तो उसका मतलब क्या है, ये पता चल गया। अभी आपसे कह रहा बताओ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होगी, तो ये दो चीज़ें दी गई है आपको, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पूछ रहा है। क्या करेंगे, y माइनस ये क्या है x1 है और ये क्या है y1 है, तो y क्या है 3 इज इक्वल टू 1 टाइम्स स्लोप 1 दिया हुआ है, x माइनस x1 क्या है 5, पुट कर दीजिए। y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 5, y इज इक्वल टू x माइनस 5 प्लस 3 दैट इज दिस एम्प्लॉइज y इज इक्वल टू x माइनस 2, y इज इक्वल टू x माइनस 2। ये जो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। कब, जब हमें एक कोऑर्डिनेट मालूम था और उसका क्या मालूम था, स्लोप मालूम था। क्लियर। इंटरसेप्ट -2 है, उसका क्या मतलब है, ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में अगर आप पुट करिएगा तो c का वैल्यू कितना आ रहा है -2। इंटरसेप्ट -2 का क्या मतलब है, इंटरसेप्ट -2 मीन्स, आप बताइए, आप लोग बताइए इंटरसेप्ट क्या होता है। दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेप्ट। ये जो वैल्यू है इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं। दिस इज इंटरसेप्ट। तो ये कहां पे कटेगा, ये एक्सिस को कहां पे काटेगा, -2 पे काटेगा। ठीक है, क्लियर। चलिए दूसरा लिखिए, ये सॉल्व समझ में आएंगे, ये लॉजिक ये क्लियर है। तो अगर आपको स्लोप और एक कोऑर्डिनेट पता हो तो आप इसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट। अगर आपको क्या पता है, स्लोप और कोऑर्डिनेट पता है, तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं। ये दिया रहता है, बस आपको क्या करना है, ये तो ये याद रखिएगा कि अगर स्लोप और एक पॉइंट दिया हो तो इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम्स x माइनस x1। अभी इसके बाद वाले 3 इक्वेशन आप देखोगे ना तो आपको ये वाला इक्वेशन सबसे आसान लगेगा, तो ये तुरंत से याद हो जाएगा। अगला लिखिए, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरा है स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है, स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, देखिए ध्यान से। व्हाट इज स्लोप एंड इंटरसेप्ट फॉर्म, इसके अंदर जो मैंने y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का इक्वेशन दिया था ना, वही है। क्या है, जब कभी भी आप इस तरह से कोई एक स्ट्रेट लाइन ऐसा जाता है, एक स्ट्रेट लाइन आप कैसा खींच रहे हैं, ऐसा खींच रहे हैं, तो इसका स्लोप पता है, यानी आप क्या जानते हैं,
स्लोप इज नोन टू यू, स्लोप जो है वो आपको पता है दैट इज इक्वल टू m, और दूसरा इंटरसेप्ट पता है, इंटरसेप्ट पता है मतलब ये 0,c है, इंटरसेप्ट पता है। अच्छा क्या ये इनडायरेक्टली वही बोल रहा है, यू नो वन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एंड स्लोप, तो ये ऊपर वाला ही हुआ ना एक तरीके से। चलिए उसमें डाल के देखते हैं क्या आता है। देखिए y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 इफ यू नोट दी वन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एंड स्लोप। y माइनस y1 क्या है, देखिए यहाँ पे y1 कौन है, c है, यहाँ c लिख दूँ, इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1 कौन है, 0 लिख दूँ, कोई दिक्कत। अगले यहाँ पे देखिए y माइनस c इज इक्वल टू, कैन आई राइट इट mx। अगली लाइन पे y इज इक्वल टू mx प्लस c। क्या ये इक्वेशन अभी थोड़ी देर पहले नहीं बताया था मैंने आपको, तो कैसे निकला, व्हेन वी नो द स्लोप एंड विद द इंटरसेप्ट। तो इंटरसेप्ट इज व्हाट, द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट जो है एट, जब वो x 0 हो जाए, जिस पॉइंट पे x 0 होता है उस टाइम पे जो उसका y कोऑर्डिनेट होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट कहते हैं। ये सब बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, मैं सोच रहा हूँ ये सब आप जानते होंगे, पर फिर भी ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे लग रहा है कि ये सब आपको पता होना चाहिए, पता है ये सब, नहीं पता है तो बहुत ध्यान दे के सुनिएगा, क्योंकि पूरे इस साल हम लोगों को यही सब करना है, बैठ के ये इक्वेशन लिखना है, उसका इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्मेट में डालना है, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये हो गया, लिख लिए सब। अगला हेडिंग डालें, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 थर्ड है, 2 पॉइंट ऑन अ लाइन आर गिवन, 2 पॉइंट ऑन अ लाइन आर गिवन, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट ऑन अ लाइन आर गिवन या 2 पॉइंट फॉर्म, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं। 2 पॉइंट फॉर्म का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म। ये मान लीजिए आपका एक x एक्सिस और y एक्सिस है, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका 2 कोऑर्डिनेट है, एक ये और एक ये। आपको क्या क्या पता है, आपको x1, y1 पता है और आपको x2, y2 पता है। यू नो ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स, दैट्स इट, इसके अलावा और कुछ भी आपको मालूम नहीं है। तो हम लोग इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो इक्वेशन लिखते हैं y माइनस, अब देखिए हम लोग क्या जानते थे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1, मैं वही लिख देता हूँ, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। यहाँ तक कोई डाउट है, नो डाउट। अब देखिए आगे, y माइनस y1 तो ऐसे ही छोड़ देते हैं, स्लोप के जगह पे आप याद करिए, ऊपर जाके एक जगह स्लोप में लिखा था y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, एकदम स्टार्टिंग में आज की क्लास में हमने यही लिखा था ना, स्लोप दैट इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। तो क्या उसके जगह पे मैं ये लिख दूं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू क्या आएगा, x माइनस x1। ये क्या हो गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन when 2 points are known, equation of straight line when 2 points are known। इसमें आपको 2 कोऑर्डिनेट पता है, एक a कोऑर्डिनेट पता था और दूसरा b कोऑर्डिनेट पता था। if 2 coordinates are known then we can simply write this equation। तो ये इक्वेशन को आप देख के लिख लीजिए। एक और लास्ट तरीका है, दैट इज द 4th फॉर्म जो स्ट्रेट लाइन लिखने का। अगर आपको क्या पता है, अच्छा इसका काम कहाँ आएगा, कहीं जब हम लोग पढ़ रहे होंगे, जैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, तो वहाँ पे एक बॉडी एक जगह से दूसरे का जा रही है, तो उस पर्टिकुलर बॉडी का अगर मेरे को इक्वेशन लिखना है कि वो किस इक्वेशन से जा रही है, तो वहाँ पे ये काम में आता है, फंक्शन लिखने के काम में आता है। ये सब क्या लिख रहे हैं, फंक्शन ही तो लिख रहे हैं। अरे आप इसको सॉल्व करके, जो अभी आप थोड़ी देर पहले सॉल्व किए, सॉल्व करके आपने क्या लिखा था, देखिए एक क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे उसको सॉल्व करके लिखे क्या थे, y इक्वल टू एक्स माइनस टी, व्हाट इज दिस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू है, फंक्शन ही तो लिख रहे हैं। तो अल्टीमेटली फंक्शन जब तक नहीं लिखेंगे, मान लीजिए कोई एक गाड़ी है, कोई एक कार है जो इस प्रकार से चल रही है, कैसे, इसका स्पीड मान लीजिए ऐसे वैरी कर रहा है, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे इसका स्पीड चेंज होता जाएगा, यानी स्पीड इज वेरिएबल स्पीड। तो ये माने y जो है वो स्पीड दिखा रहा है और x जो है वो उसका कोऑर्डिनेट दिखा रहा है।
तो ये कोऑर्डिनेट जो x है, अब जैसे मान लीजिए आपका 3 मीटर पर गाड़ी है तो स्पीड कितना हो जाएगा 3 - 1 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड। 4 मान लीजिए अगर आपका कोऑर्डिनेट हो गया, 3 के बाद क्या होगा 4 होगा, तो 4 - 2 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। फिर ये हो गया 5 हो गया, तो फिर आपका स्पीड क्या हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। यानी 1-1 मीटर आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी गाड़ी का स्पीड 1-1 मीटर पर सेकेंड से क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये सब कब आप निकाल पाइएगा, जब ये इक्वेशन लिख पाइएगा तब ना निकाल पाइएगा। भाई जब इक्वेशन ही नहीं लिख पाएंगे तो निकालेंगे कैसे। तो ये इक्वेशन लिखने के लिए तो पता होना चाहिए कि कैसे कैसे इक्वेशन लिख सकते हैं। पहले तो वो पता होना चाहिए कि आप इक्वेशन लिख कैसे कैसे सकते हैं। तो ये 4 फॉर्मेट में आप इक्वेशन को लिख सकते हैं। लास्ट है इंटरसेप्ट ऑन बोथ द एक्सिस। तो लास्ट तरीका है इंटरसेप्ट ऑन बोथ द एक्सिस। फोर्थ फॉर्म है इंटरसेप्ट ऑन बोथ द एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन बोथ द एक्सिस। इंटरसेप्ट ऑन बोथ द एक्सिस। यू नो व्हाट, यू नो द इंटरसेप्ट ऑन बोथ द एक्सिस मतलब कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो कुछ इस प्रकार से है, कोई एक स्ट्रेट लाइन है जो कुछ इस प्रकार से है, जहाँ पे आप इसके दोनों इंटरसेप्ट जानते हो। मतलब आपका जो लाइन है वो समथिंग ऐसा है, आपका लाइन जो है वो समथिंग ऐसा है, जहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा b,0 और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, a। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ की दूरी a है और यहाँ से यहाँ की दूरी क्या है b है। ये लॉजिक क्लियर है। तो आपको ये दोनों चीज़ें पता है। इस तरीके का अगर मान लीजिए आपको इंफॉर्मेशन दिया है तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखते हैं, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू व्हाट 1। द इक्वेशन इज x/a प्लस y/b इज इक्वल टू व्हाट 1। सिंपल सा फॉर्मूला x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। समझ में आया। तो काफ़ी सिंपल सा है, तो काफ़ी सिंपल सा है। तो इससे आपने देख लिया कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हम लोग कैसे लिखते हैं। स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड सारा चीज़ समझ में आ गया, कोई डाउट। अगली क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये था स्ट्रेट लाइन फंक्शन, अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो हेडिंग डालिए क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ेंगे।